वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 25 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में है। हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में देखे गए हैं। स्पेकुलेशंस यानी कि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड माइग्रेट करके जा रहे हैं पाकिस्तान में इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क से। अब इन पगलों को ये पता नहीं है कि वहाँ शिकार कर लेते हैं इनका। एक समय पहले मैंने एक न्यूज़ डिस्कस की थी जहाँ पर सऊदीया से एक डेलीगेशन आया हुआ था, तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने उन्हें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हंट करने को अलाउ कर दिया था, जबकि इनकी संख्या वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। तो मतलब ऐसे जीवों को तो नहीं मारा जाना चाहिए जिनकी संख्या न के बराबर बची है और ये कभी भी खत्म हो जाएंगे। बट पाकिस्तान में कई दफ़ा इनकी हंटिंग अलाउ कर दी जाती है, तो इन्हें अभी ये पता नहीं है कि वहाँ जा रहे हैं तो जान को कितना बड़ा रिस्क है। खैर, ये न्यूज़ आई है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मेनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रीजन में ही देखा जाता है। ये एक फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज वो होती हैं जो किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फर्दर, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है दुनिया में, मतलब कि जो बहुत बड़े उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें से एक, और इंडिया का ये सबसे भारी फ्लाइंग बर्ड है। जो मेल बर्ड होती हैं उनका जो वेट होता है वो 12 से 15 केजी होता है, जबकि फीमेल का वेट 5 से 8 केजी के आसपास होता है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो एक ब्लैक क्राउन आपको इनके सिर के ऊपर मिलेगा। इस इमेज में आप देखिए, इनके सिर के ऊपर एक ब्लैक कलर का ऐसा लगेगा कि ताज इन्होंने पहना हुआ है। इसके अतिरिक्त हल्के पीले रंग की गर्दन और सिर। जो बॉडी का कलर है वो ब्राउनिश होता है। विंग्स ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं, आप इस इमेज में भी देख सकते हो। ये इनके विंग्स का कलर होता है। डाइट की बात करें तो जो घास में बीज पड़े होते हैं, सीड्स, उनको खा लेते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर, बीटल्स, और कई बार जो छोटे छोटे रोडेंट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनको भी खा जाते हैं। ये प्राइमरली ये मेसवाक और जो सीवन ग्रास होता है उस पर फीड करते हैं। टाइप ऑफ ग्रासेस हैं ये। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो राजस्थान में इनकी संख्या 150 के आसपास है और ये पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 95% है। तो पाकिस्तान में इनकी संख्या और भी कम है और आप समझ सकते हो कि इनकी टोटल पॉपुलेशन भी न के बराबर बची है। प्राइमरली राजस्थान के आपको जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पर इनका नेचुरल हैबिटेट है। कच्छ जो गुजरात का है, वहाँ के ग्रासलैंड में इनकी कुछ संख्या मिल जाएगी। सेकेंड लार्जेस्ट बस्टर्ड पॉपुलेशन इंडिया में वहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र के सोलापुर, कर्नाटका के बेलारी और हावेरी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी इनकी कुछ संख्या मिल जाती है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। शेड्यूल 1 में रखा गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो रहेगा ही, इतनी कम संख्या है। तो मार्च से अक्टूबर के बीच में इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उनको ब्रीड करवाया जाता है ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। तो कैप्टिव ब्रीडिंग जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की, उसे डेजर्ट नेशनल पार्क में एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत करवाया जा रहा है, जिसे एग्जीक्यूट कर रहा है देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2019 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त 24 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के जो चिक्स हैं यानी कि छोटे बच्चे हैं, उनको डेजर्ट नेशनल पार्क में इंटरनेशनल फंड फॉर हवारा कंजर्वेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सपोर्ट से भी उनके जो ब्रीडिंग है वो करवाई जा रही है ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। कैप्टिव ब्रीडिंग कह सकते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो डीएनपी ग्रेट थार डेजर्ट में लोकेटेड है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगर ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है तो पहला कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सैंडी वंडरलैंड, मतलब रेत रेत पूरा फैला हुआ है, जो जैसलमेर और बरमार का टाउन है, राजस्थान के आसपास का एरिया। ये जो पार्क है ये कई सारी माइग्रेटरी और डेजर्ट में रहने वाली बर्ड्स के लिए एक हेवन की तरह है। वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 के भी हाल फिलहाल में अनाउंस किए गए। उत्तर प्रदेश को इसमें फर्स्ट पोजीशन मिली है, मध्य प्रदेश को सेकंड और तमिलनाडु को थर्ड। गुजरात को 5 स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड्स मिले हैं। मिशन की बात करें तो हाउसिंग फॉर ऑल का ऑब्जेक्टिव था 2022 तक, जब भारत ने अपने 75 ईयर्स कंप्लीट किए इंडिपेंडेंस के। अब इसका असेसमेंट रिपोर्ट आए तो पता चले कि अभी जो टाइम कंप्लीट हुआ है इसमें कितना काम हो चुका है, क्या कुछ काम है जो बाकी रह गया है, टारगेट्स मीट हुए हैं या नहीं। 2015 से 2022 के बीच में इस मिशन को कंप्लीट करना था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे इंप्लीमेंट कर रही है। सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, ताकि और भी कई सारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को स्टेट्स एंड यूटीज़ में, ताकि इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला है इन सीटू रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्लम ड्वेलर्स। स्लम में रहने वाले जो भी एरियाज़ हैं, जो लोग हैं,
उसमें लैंड को एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाएगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से। कई बार आपने देखा होगा कि एक स्लम का जो एरिया होता है वहाँ पर एक बिल्डिंग बना दी जाती है और उसमें जो स्लम में जो लोग पहले से रह रहे होते हैं उन सभी लोगों को उसमें एक एक फ्लैट दिया जाता है ताकि वो अच्छे से रह सकें और उसके बदले में वो ज़मीन दे देते हैं। तो यहाँ पर जो लैंड है वो एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है। प्राइवेट कंपनी उस पर बिल्डिंग बना देंगे, ऊपर के फ्लोर्स वो इस्तेमाल करें या कोई भी एक फ्लैट वो उनको दे देते हैं, बाकी के फ्लैट्स उनके काम के हो गए, उससे वो पैसे कमा लेंगे और जो स्लम डवेलर्स हैं उन्हें साफ सुथरे बढ़िया से फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके के मैकेनिज्म ऑप्ट किए जाते हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी होती है, आप लोन ले लीजिए घर बनाने के लिए, उसके सब्सिडी में आपको मतलब जो आप ब्याज भरोगे उसमें छूट मिल जाएगी, सरकार भर देगी थोड़ा बहुत। अफोर्डेबल हाउसिंग, आपको पैसे मिल जाते हैं, सरकार 1,20,000 के आसपास दे देती है और आप अपना घर बनवा सकते हो, एक कमरा बनवा सकते हो, एक बरामदा बन जाता है। सब्सिडी दी जाती है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस को। अगर आप खुद से अपना घर बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसमें कुछ बढ़ोतरी कर रहे हो तो आपको बैंक से लोन मिलता है, जो उसमें सब्सिडी सरकार अपनी ओर से दे देती है। फंडिंग की बात करें तो जो 4 कंपोनेंट हैं उनमें से 3 कंपोनेंट तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब राज्यों को अपना हिस्सा देना पड़ता है, बट एक इसका कंपोनेंट है दैट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। इसमें जो भी पैसा खर्च करना पड़ता है सब्सिडी के तौर पे वो केंद्र सरकार देती है। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये सेंट्रल सेक्टर है। जो भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं सेंसस 2011 के मुताबिक या जिनको नोटिफाई किया गया है वो सभी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संपूर्णानंद टेलीस्कोप के बारे में है। मैं आपको बता देता हूं कि संपूर्णानंद टेलीस्कोप जो है ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस का पार्ट है। मतलब जो एरीज है वहीं पर उन्हीं के द्वारा इस टेलीस्कोप को बनाया गया है नैनीताल में। इस टेलीस्कोप को स्टैब्लिश किए हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं। 104 सेंटीमीटर संपूर्णानंद टेलीस्कोप आप इसे कह सकते हो। इसने चूंकि अभी अपने 50 साल कंप्लीट किए तो जो एरीज का प्रेमाइस है वहीं पर एक 3 दिनों का सेमिनार हुआ और उत्तराखंड के गवर्नर ने इस टेलीस्कोप के जो सिग्निफिकेंस रही उसको हाईलाइट किया और आने वाले समय में और क्या हो सकता है इस पर भी बातचीत हुई है। तो ये वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप है जो नैनीताल में लोकेटेड है। जो मनोरा पीक है वहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था एरीज के द्वारा 1972 में। हालांकि तब इसका नाम एरीज नहीं हुआ करता था, तब इसे यूपीएसओ कहा जाता था, यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी, बिकॉज तब जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था तो नैनीताल भी वहीं पर आ जाता था। तो यूपीएसओ तब उसका नाम हुआ करता था, उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी, बाद में उसका नाम बदल के एरीज रख दिया गया। इसका बहुत ही एक्सटेंसिव इस्तेमाल हुआ है। कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, स्टार फॉर्मिंग रीजन, स्टार के क्लस्टर्स, वेरियस टाइप ऑफ स्टार्स, ट्रांजिट मतलब एक जगह पे फोकस किसी चीज़ को स्टडी कर लेना और फिर आगे बढ़ जाना। इसके अलावा एक्टिव इलेक्ट्रिक न्यूक्लियाई, इन सभी लोगों को स्टडी करने में इसका मैसिव यूज़ हुआ है। इसने कुछ बहुत ही बढ़िया काम किए हैं जो इनका ब्रेक थ्रू रहा है, जैसे सैटर्न के आसपास नई रिंग्स को खोजना और यूरेनस में रिंग्स को खोजना। ये इस टेलीस्कोप का बहुत ही की कंट्रीब्यूशन रहा है। जो संपूर्णानंद टेलीस्कोप है इसकी कैपेबिलिटीज़ को और बढ़िया तरीके से फीचर करते हुए आने वाले समय में एरीज ने 3.6 मीटर डॉट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में स्टैब्लिश किया। मतलब एरीज ने उसके बाद इसकी सक्सेस के बाद कई सारे और जो टेलीस्कोप्स हैं उनको भी स्टैब्लिश किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेट स्पीच के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पुलिस और अथॉरिटीज़ को डिक्टेट किया है कि अगर कोई हेट स्पीच में इन्वॉल्व मिले तो आप सुओ मोटो केस रजिस्टर कर लो। ये वेट मत करो कि हाँ कोई कंप्लेंट फाइल करेगा फिर केस रजिस्टर होगा, कर लो, बुक करो ऐसे लोगों को जो हेट स्पीच फैला रहे हैं। अब हेट स्पीच का क्या मामला है? देखिए, हेट स्पीच की कोई लीगल डेफिनेशन है नहीं। हेट स्पीच क्या होता है इसको ऑफिशियली कभी डिफाइन नहीं किया गया है। इन जनरल हेट स्पीच का मतलब यही होता है कि ये आप देखो तो फ्री स्पीच पर एक लिमिटेशन है जिसके माध्यम से इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में हेट वायलेंस ना फैलाए और किसी की भी जो डिग्निटी है उसको नुकसान ना पहुंचाए। जो हेट स्पीच है उसे अलग अलग कानूनों के एम्बिट में कवर किया जाता है और पनिश करने का प्रावधान किया जाता है। राइटिंग, एक्शन, साइंस या रिप्रेजेंटेशन जो वायलेंस को बढ़ावा देता हो, डिसहार्मनी क्रिएट करता हो वेरियस ग्रुप्स जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, उसे ही हेट स्पीच कह दिया जाता है। आर्टिकल 19 और हेट स्पीच का क्या लिंक है ये समझते हैं। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 2 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर जो भी गारंटी दिया गया है उसके ऊपर कई तरीके की लिमिटेशंस इंपोज करता है। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इंपोज किए गए हैं जिन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं ऑन द नेम ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दूसरे देशों के साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, डिसेंसी और मोरलिटी बनी रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, डिफेमेशन किसी का ना किया जाए और ऑफेंस को इंसाइट ना किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो फ्री स्पीच को लिमिट किया जा सकता है। क्लॉज 2 और क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 जो आर्टिकल 19 का है, बेसिकली वहाँ पर स्टेट के पास अथॉरिटी है
कि वो आर्टिकल 19 में दी गई फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कई और लीगल प्रोविजंस भी हैं जो हेट स्पीच को रोकने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल सेक्शन 153A और 505 जो आईपीसी का है, इंडियन पिनल कोड का है, उसमें यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी स्पीच को कंट्रोल किया जाता है, रोका जाता है, जिन्हें आप हेट स्पीच कह सकते हो। क्या है सेक्शन 153A में? सेक्शन 153A में यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसी बात करता है जिससे दो ग्रुप्स के बीच में एनमिटी क्रिएट हो, दुश्मनी बढ़े, किसी भी वजह से ऐसी स्पीच दी गई हो जो रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस या लैंग्वेज के आधार पर दी गई हो, या कुछ भी ऐसा कहा गया हो जो हार्मनी बनाने के लिए प्री कंडीशंस हैं उनको वायलेट करता हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। सेक्शन 505 जो आईपीसी का है वो ये कहता है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है जिससे आपने कोई पब्लिक मिसचीफ किया है, मतलब पब्लिक डोमेन में आपने कोई शरारत की है जिसकी वजह से जो पब्लिक हार्मनी है वो बिगड़ सकती है, तो आपको पनिश किया जाएगा। सेक्शन 8 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, जहां पे किसी व्यक्ति को इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोक दिया जाता है अगर वो इलिजिटिमेट यूज करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। बोलने की आज़ादी है लेकिन मिस यूज करोगे, उसका फायदा उठाओगे, तो फिर आपको पनिश किया जाएगा और ये पनिशमेंट आपके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाने तक जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वायरल स्पिल ओवर रिस्क के बारे में है। आपने कई सारी हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जहां पर यह दिखाया जाता है कि ग्लेशियर के पिघलने के बाद नए वायरस निकल कर आ गए और उन्होंने लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। क्या ये सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी संभावना है कि हो सकता है पहले कई सारे वायरस हों जो इन ग्लेशियर्स में दबे हुए हैं और उन्हें होस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए वो एक्टिव नहीं है, और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक्टिवेट हो जाएं, इनको कोई होस्ट मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए और उसके बाद उनका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो। स्पिल ओवर का क्या मतलब होता है? कई बार आप दूध उबालते हैं तो वो स्पिल हो जाता है, बह जाता है, वैसे ही वायरस भी स्पिल हो सकते हैं। यहाँ पे वायरल स्पिल ओवर का मतलब ये है कि जानवरों से एक वायरस इंसानों में आ जाए या किसी एक जानवर से दूसरे जानवर में चला जाए। कुल मिला के एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जो वायरस चले जाते हैं और इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो उसे ही वायरल स्पिल ओवर कहा जाता है। एक नई रिसर्च के मुताबिक, जिसे हाल ही में रॉयल साइंस सोसाइटी बी, जो बायोलॉजिकल रिसर्च जनरल है यूके के द रॉयल सोसाइटी का, उन्होंने ये बोला कि वायरल स्पिल ओवर कई सारे रीजन्स में बढ़ेगा और आने वाले समय में ये नए पेंडेमिक्स का कारण भी बन सकता है, और इन्होंने इसके लिए कुछ रीजन्स भी बताए। स्पिल ओवर इवेंट वही होता है जब एक वायरस हर्डल्स को ओवरकम कर लेता है, नेचुरली अकरिंग बैरियर्स को, जैसे कि वो दबा हुआ है ग्लेशियर में और उससे वो बाहर निकल जाए और उसके बाद वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में फैलना शुरू हो जाए, तो उसे स्पिल ओवर कहा जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक, सार्स, मर्स और H1N1 ये एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फिजिकल बैरियर को तोड़ा और एक एनिमल से दूसरे एनिमल में या ह्यूमंस को ये इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आप इसे वायरल स्पिल ओवर ही कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस स्टडी में ये पाया गया है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कई सारे ऐसे वायरस हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए खुद को स्प्रेड करने के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर्स में दबे हुए कई सारे वायरस जो आइस ट्रैप्ड वायरस हैं और बैक्टीरियाज हैं, वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, नया होस्ट ढूंढ लेंगे और खुद को एक्टिवेट कर लेंगे। इससे जो वायरल स्पिलओवर इवेंट है वो आर्कटिक लेक्स के रीजन में बढ़ेगा। हाई आर्कटिक जोन जैसे कनाडा या फिर नदर्न आइलैंड का रीजन है, ये फर्टाइल ग्राउंड बन जाएंगे आने वाले पेंडेमिक्स का, क्योंकि यहाँ पर ये वायरल स्पिलओवर ज़्यादा तेजी से देखा जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। उड़ीसा के कोर्से से टेस्ट फायर किया गया। ये नए जनरेशन का एडवांस वेरिएंट है अग्नि क्लास मिसाइल का। ये छठी मिसाइल है अग्नि सीरीज की जिसको डेवलप किया गया है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 के इक्विवेलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अग्नि प्राइम जो है इसे हम इंटरमीडिएट रेंज की एक इफेक्टिव मिसाइल के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, तो ये अग्नि 1 और अग्नि 2 के बीच की एक एडवांस मिसाइल होगी। ये अग्नि 5 का एडवांस वर्जन नहीं होगा। ये 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज मिसाइल है। कैनिस्ट्राइज मिसाइल का मतलब ये होता है कि इसे एक कैनिस्टर में रखा जाता है, जैसे ये कैनिस्टर हो गया, अब इसमें इस मिसाइल को रखा जाएगा। अब इसमें रखने का फायदा ये होता है कि आप इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक सेफ रहता है, और इस कैनिस्टर में से इसे लॉन्च करना भी आसान होता है। बहुत जल्दी आप इसको लॉन्च भी कर सकते हो। 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की इसकी रेंज होगी। कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें इक्विप की गई है, जैसे स्ट्रॉन्ग propulsion सिस्टम, इनोवेटिव गाइडेंस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है हम उसका इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। इसका वेट 50% तक कम है अग्नि 3 मिसाइल से कंपैरिजन अगर आप करो तो, और स्ट्रॉन्ग गाइडेंस और propulsion सिस्टम भी है। क्रेडिबल डिटरेंस कैपेबिलिटी ये हमारे लिए पैदा करेगा। अग्नि मिसाइल की बात करें तो लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। देखिए, लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी इसमें है, इंटरमीडिएट रेंज की भी हैं। अग्नि 1 को फॉर द फर्स्ट टाइम 1989 में हमने लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत।
अभी तक इसमें 5 सीरीज में मिसाइल्स डेवलप हो चुकी हैं। अग्नि-1 जो मीडियम रेंज मिसाइल है, रेंज 700 से 800 किलोमीटर है। अग्नि-2 इसकी रेंज 2000 किलोमीटर के तक है, इसीलिए मैंने ये कहा कि जो प्राइम है वो 1 और 2 का एडवांस वर्जन है। हालांकि अगर आप देखें तो ये अग्नि-3 से भी कई मामलों में आपको एडवांस मिलेगा, मतलब इसका वेट काफ़ी हल्का है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा इफिशियंसी से लॉन्च किया जा सकता है और ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। अग्नि-3 की बात करें तो ये इंटरमीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। अग्नि-4 इंटरमीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज 3500 किलोमीटर है और इसे आप रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च कर सकते हो, मतलब एक व्हीकल जो सड़क पर जा रही है आप उससे लॉन्च कर दो इसको। अग्नि-5 ये अभी तक की लॉन्गेस्ट अग्नि सीरीज की मिसाइल हमारे पास है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकती है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है। हालांकि चाइना 8000 किलोमीटर कहता है, बट हमने ऑफिशियली इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बता रखी है। अग्नि-6 हमारी नेक्स्ट मिसाइल होगी अग्नि सीरीज में, जो डेवलप की जाएगी एडवांसमेंट के पर्सपेक्टिव से। इस पे अभी काम चल रहा है। इसकी रेंज 11000 से 12000 किलोमीटर की होगी। तो ये तो अग्नि मिसाइल के बारे में बात हो गई और अग्नि प्राइम मिसाइल पर भी बात हो गई। रिवीजन करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में, शुद्ध रूप से सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको अपने गोल को 2030 तक अचीव करना है, गलत है, 2022 तक का टारगेट था इसमें। संपूर्ण टेलीस्कोप लद्दाख के हैंडले में है, गलत है, ये नैनीताल के नज़दीक में है। अग्नि मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, गलत है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।